हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंसान जी यूपीएससी में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेड्यूल्स, अनुसूचियां। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? टोटल जब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद ऐड होके 12 हो गई हैं। तो आज हम शेड्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि शेड्यूल को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन किस तरीके से यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में बन सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो पिछली वीडियो है हमारी, वो आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी ये सीरीज घटना चक्र प्लस लक्ष्मीकांत को मिलाकर के चल रही है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, लोअर हो चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये क्या है बेसिकली? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये एक निमोनिक्स है, ट्रिक है, किस तरीके से हम जो है 12 शेड्यूल को याद करेंगे। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो इस वीडियो के बाद भूलने की बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम यानी कि ओल्ड पीएम के आंसू, हिंदी में अगर कहें तो हम ये जो वर्ड हैं टी और ई, इनसे हम डिनोट करेंगे एक चीज को। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, टी का मतलब है टेरिटरी, एंड टेरिटरी यानी हमारे जितने भी टेरिटरीज हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बारे में जो भी चीजें हैं, हमारा क्षेत्र कितना है, तो उसके बारे में शेड्यूल 1 में बात की गई है। ठीक है। टोटल हमारे कितने स्टेट हैं? अभी 28 स्टेट हैं और हमारे यूटी हैं, 8 यूटी हैं। ठीक है। तो टीयर्स टेरिटरी मतलब टी का मतलब टेरिटरी, हमारे राज्यों के बारे में बात हो रही है। हमारे भारत में टोटल कितने राज्य हैं? उसके बाद आता है ई इमोनूमेंट्स। इमोनूमेंट्स यानी कि जो वेतन भत्ते राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, उन सभी के जो वेतन भत्ते होंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे? यहाँ से दिए जाएंगे। ठीक है। शेड्यूल 2 में जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्ते और वो सब चीजें इसी में है। तो E4 हो गया इमोलूमेंट्स। उसके बाद आता है अफर्मेशन एंड ओथ। जो भी हमारे अ, वो हैं, क्या कहते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है? शपथ लेना, अफर्मेशन एंड ओथ। तो यहाँ पे जो है हमारे राष्ट्रपति की शपथ और क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रोविजन अलग है, उसमें इनका नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो इसमें क्या आएगा? ओथ एंड अफर्मेशन। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा फोर्थ में, यानी जो आर से है मतलब राज्यसभा। उसके बाद है हमारा एस से शेड्यूल एरिया, मतलब 5 में हमारे जो शेड्यूल एरिया हैं, कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं। और वो टोटल जो शेड्यूल 5 है उसमें 10, कितने हैं, 10 स्टेट हैं ऐसे। तो उनकी भी मैं बता दूंगा या कैसे याद रखेंगे उन्हें। ठीक है। उसके बाद है हमारा अदर शेड्यूल एरियाज। ये हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले, 6 में, जिसकी ट्रिक है एटीएम का स्क्वायर। ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, वो हैं। तो उन्हें हम याद रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है 7 से हमारा फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में आती है हमारी 3 सूची। 3 सूची कौन कौन सी है? एक होता है कॉन्करेंट, एक होता है हमारा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी अगर हिंदी में हम कहें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एफ को मतलब हो जाएगा फेडरल लिस्ट। ठीक है। उसके बाद 8 हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। कितना हो जाएगा? ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ से ओ ट्रिक लग रही है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद है एल फोर लैंड रिफॉर्म। अब ये हमने बाद में जोड़ा था। ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स, ये वाली अनुसूची हमने सबसे पहले जो हमारा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था उससे हमने लैंड रिफॉर्म को जोड़ा था। और ये है हमारा 9 लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद 10 में है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो है जो इधर उधर दल बदल लेते हैं। ठीक है, जो दल बदलू होते हैं, जो पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ ये, ठीक है, 10वीं अनुसूची में है ये। उसके बाद है पंचायत। पंचायत P4 पंचायत 11 में है ये। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इसका क्या था। पंचायत के लोग 9th क्लास में पढ़ते थे।
तो 9th भाग में मैंने बताया था पंचायत, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेड्यूल क्या है इसकी 11। फिर म्यूनसिपैलिटीज जो शहरों में होती हैं, जो नगरों में होती हैं, उन्हें बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। तो ये क्या है, शेड्यूल 12 में। तो टोटल मिला के जिससे फॉर्मूला याद रहेगा उसी के ये जो है सूचियां याद रहेंगी, अनुसूचियां। तो अनुसूचियां हो गई कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, क्या ऐसी बात है? नहीं, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 नहीं, 390 नहीं है, 395 थे, हमने पढ़ा था, ठीक है। कितने थे बच्चों? 395 मूल संविधान में, ठीक। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया 9वीं 1951 में संविधान संशोधन हुआ था पहला। उसके बाद 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल का जो था वो, और 11वीं अनुसूची वही 73 74, आपको पता ही है, पंचायत के लिए जो हुआ था। तो ये सब चीजें हमने जोड़ी थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3। IAS प्री 2005 में पूछा था। देखो ये है 52वां संविधान, है ना, 73 74 मैंने जो अभी बताया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में निम्न कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्यों को वह ब्यौरा देती है। तो मैंने बताया राज्यों के नामों के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में कौन सा क्या है, तो पहली अनुसूची है भाई। यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, टी का मतलब मैंने बताया था टेरिटरी, यानी टीयर सो कॉल्ड पीएम, टी से जब लगाओगे हिसाब तो पहली अनुसूची आ जाएगी। तो पहली में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। दूसरी में मैंने बता दिया संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन, यानी जो संवैधानिक पदों पर हैं उनके वेतन है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ कैसे ली जाएगी वो है। चौथी में मैंने बता दिया राज्यसभा के आवंटन है, ठीक है। चौथी में क्या है, राज्यसभा का आवंटन, R4 राज्यसभा, ठीक। उसके बाद है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की किस अनुसूची, भाई देखो मैंने बताया राज्य की बात हो रही है, नया राज्य बनाने की बात हो रही है, तो पहली अनुसूची में ही करेगा। पहली अनुसूची मतलब कि टेरिटरी ऑफ स्टेट है ना उसमें। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची। मैंने बताया चौथी अनुसूची किसमें है, राज्यसभा के स्थान, यानी राज्यसभा जो है चौका मारेगी। चौका कौन मारती है? राज्यसभा, ठीक है। अपर हाउस ही तो है, अपर हाउस ही तो चौका मारेगा, तो ये याद हो गया। उसके बाद है भारतीय संविधान की तृतीय, थर्ड अनुसूची मैंने क्या बताई थी, तीसरे नंबर पे क्या लेंगे? वेतन लेंगे भाई। तो सॉरी, शपथ लेंगे। तीसरे नंबर पे क्या लेंगे? शपथ। दूसरे नंबर पे पैसा लिया जाएगा, और तीसरे नंबर पे क्या है? शपथ है। तो संघ राज्य के मंत्री की शपथ का प्रारूप, मैंने बताया इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी शपथ का प्रावधान उनके आर्टिकल में है। वो चीज का ध्यान रखना आपको। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जज भी लेते हैं, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो सब इसी में शपथ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान नहीं, भारत का राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता, उसके लिए अलग है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। संसद के सदस्य जरा, हाँ, संसद के सदस्य लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यूपीपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है भाई। संघ के मंत्री हैं, देखो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जो सदस्य होते हैं वो तो सिर्फ एक शपथ लेंगे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जो मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो क्या होते हैं, दो तरीके की शपथ लेते हैं। एक तो सेक्रेसी की शपथ लेते हैं, ठीक है, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और एक लेते हैं संविधान की रक्षा की, प्रधानमंत्री भी। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दो तरीके की शपथ लेते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? संघ के मंत्री आएंगे, संघ के निर्वाचन के अभ्यर्थी आएंगे, संसद के निर्वाचन, वही संसद में जो चुन के गए, संसद के सदस्य आएंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, यानी कि वही कैग कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल आएंगे, किसी राज्य के मंत्री आएंगे, इसमें राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी आएंगे, वही जो चुन के आए हैं, एमएलए वगैरह, राज्य विधानमंडल के सदस्य, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय जितने भी हैं टोटल 25 उच्च न्यायालय हमारे भारत में, तो उनके न्यायाधीश भी जो शपथ लेंगे वो इसी में लेंगे। जबकि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान क्या है? आर्टिकल 60 में है। किसमें है? आर्टिकल 60 में। और उपराष्ट्रपति का है आर्टिकल 69 में।
उपराष्ट्रपति का किसमें है, आर्टिकल 69 में। इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है सूची में मिलाना है कि भाई तृतीय अनुसूची मैं बता चुका हूँ, तृतीय अनुसूची में क्या लेंगे, तीसरे नंबर पे शपथ लेंगे, ये आया। चतुर्थ अनुसूची में चौका कौन मारेगा, राज्यसभा मारेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, सातवीं अनुसूची में ये सूचियां हैं, आठवीं में ये है भाषाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कि भाई निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, इसमें देखेंगे ये बीपीएससी 2025 में पूछा, पिछले साल ही प्री में 71वीं बीपीएससी में पूछा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, बिल्कुल ठीक है, चौका मारा था। शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तो पांचवी अनुसूची मैंने बताया था, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका तो पांचवी में है। संघ सूची सातवीं अनुसूची। देखो संघ सूची जो है, मैंने बताया था संघ सूची का मतलब क्या है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये जो सूची आती है सातवीं अनुसूची में आती है। अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज जो है, तो उसमें हमारे क्या आते हैं, वो पांचवी अनुसूची है, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या आता है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में बता चुका हूँ। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है इसमें, ठीक है। अनुसूचित नहीं आता, इसमें आता है जनजाति। छठे में जनजाति है और पांचवें में अनुसूचित है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं भाई संविधान की अनुसूची, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम। नवम का मतलब है भूमि सुधार, सबसे पहले जोड़ी गई थी 1951 में। पहला संविधान संशोधन ही हुआ था भूमि सुधार के लिए, ठीक है, तभी ये जोड़ी गई थी नवीं। उसके बाद हम बात करेंगे जो चौथी है, चौका कौन मारेगा, ये राज्यसभा मारेगी। छक्का कौन मारेगा, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, अभी पढ़ा है हमने। और अष्टम, आठ में है भाषा। आठ भाषाएं कितनी जानते हो तुम, आठ तरीके की। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद है हमारा, इसी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है बच्चों सातवीं अनुसूची, मैं बता चुका हूँ सातवीं अनुसूची मतलब साथ साथ चलेंगी तीनों लिस्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो कहाँ है लिस्ट, लिस्ट कहाँ है हमारी, हाँ ये है विधायी शक्तियों का वितरण, इसी में ही तो होगा, विधायी शक्तियों का वितरण इसी में ही होगा। देखो इनने भाषा चेंज कर दी, इसने लिस्ट ना दे करके कह दिया शक्तियों का वितरण, तो जाहिर सी बात है शक्तियों का वितरण तीन लिस्टों से होता है। आठवीं अनुसूची कितनी भाषाएं जानते हैं हम, आठ भाषाएं जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। नौवीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई थी, कब ये जोड़ी गई थी, दल परिवर्तन नहीं, ये जोड़ी गई थी कुछ अधिनियमों का ये हुआ था, कुछ अधिनियमों का विधि नियमीकरण हुआ था, यानी कि जो भूमि सुधार थे उसके लिए। बहुत सारी भूमि थी बड़े बड़े जमींदारों पर, तो नेहरू जी ने क्या काम किया, उनसे जमीन लेकर के गरीबों में बांटनी चाहिए, इसी को भूमि सुधार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दसवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन, ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, राजीव गांधी के टाइम पे ये हुआ था, ठीक है। दसवीं अनुसूची 52 सेकेंड अमेंडमेंट 1985 में ये हुआ था। तो इसके हिसाब से हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये फिर सातवीं अनुसूची फिर साथ साथ चलेगी, तीन लिस्टें कहीं हैं, ये है देखो संघ, राज्य, संवर्ती। आठवीं मैंने बता दिया भाषाएं आठ है। नौवीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई थी, ये हो गया। तो 10वीं दल बदल, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार देखो 2025 में यूपी पीसीएस ने पूछा ये, ठीक, और यूपी आरओ 2016 में री एग्जाम में पूछा गया था। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पूरी ट्रिक के साथ बता रहा हूँ सब चीजें, और आपको पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ। सभी पीवाईक्यू जितने भी अभी तक आए हैं यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या आईएएस में इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे निम्न युगों में से कौन सा युग संविधान की अनुसूची विशेष का सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले तो जब भी हम यूपी पीसीएस या किसी भी लोअर पीसीएस या बीपीएससी का अगर पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें देखना होता है नहीं पूछा है या सही पूछा है। तो तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, शपथ या प्रतिज्ञान से, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था तीसरी में शपथ लेते हैं लोग, 3 लोग शपथ लेंगे। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन, बिल्कुल ठीक है, 10 रुपए में दल परिवर्तन कर लिया उन्होंने। 8वीं अनुसूची ठीक है, हम 8 भाषाएं जानते हैं भाई, 8 घंटे भाषाएं बोलते हैं।
नवी अनुसूची राज्यसभा नहीं, नवी अनुसूची में कहाँ है राज्यसभा, तो ये तो राज्यसभा तो चौका मार रही थी। राज्यसभा में क्या था, 4 था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो चौके बहुत मारते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। यूपीपीएससीएस प्री 2023 में पूछा था, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए जनजातीय, देखो किसकी बात आ रही है, जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों की बात आती तो 5 होता, यहाँ आ गया जनजातीय वर्ड, तो जनजाति का मतलब 5वीं पे जाए, किस पे जाएंगे हम, 5वीं पे जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा निजी खनन या कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित, यानी कि उसे जो है 5वीं अनुसूची में जो भी जमीनें हैं उसे पट्टे पे दिया जाना क्या है, शून्य घोषित कर दिया, वो नहीं दी जा सकती। उसके बाद है हमारा, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, देखो फिर 5वीं अनुसूची आ गया, वही के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वत्र रूप में प्रतिबिंबित करेगा, यानी सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, वो बताना। इसमें जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को आंतरिक करने पर रोक लगेगी, यानी कि इसमें क्या है, जो जमीन है जनजातीय लोगों की, वहाँ पे जो रहते हैं जनजातीय लोग, उन प्रदेशों में 10 स्टेट हैं ऐसे, 10 स्टेट की ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, गरम एटीएम जोश में है। ठीक है, देखो GR, ठीक है, GR और M, गरम, ये हो गया तुम्हारा गरम, इसे पढ़ेंगे हम गरम। तो G से गुजरात, R से राजस्थान, M से महाराष्ट्र, तो ए फिर लिखेंगे हम ATM, ए, ठीक है, T और M, यहाँ हो जाएगा आंध्रा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। ठीक, कितने हो गए, 6 हो गए। फिर हो जाएगा जोश, JOSH, हम SH। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा झारखंड, ओ से उड़ीसा, अब ये जो SH है इसे हम पढ़ेंगे CH, छत्तीसगढ़। और मैं जो है, मैं हिंदी में है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, साइलेंट है। और है का मतलब हो जाएगा HE है का मतलब क्या हो जाएगा, हिमाचल। है का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, हिमाचल। तो आपको ये याद रखनी है ट्रिक, मैं बता चुका हूँ 5वीं अनुसूची में, और आ जाएगी 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट नहीं है, इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, मैं ट्रिक बता चुका हूँ, गरम GRM गरम, ATM जोश में है, एस को पढ़ा जाएगा छत्तीसगढ़, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जमीनें जो है जनजातीय क्षेत्रों की जो है जमीनें किसी को आंतरित नहीं की जा सकती, जो बगैर गैर जनजातीय लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जो IAS प्री 2022 में पूछा गया। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न, इसका मतलब है भिन्न, भिन्न का मतलब है वही जो मैंने ऊपर बताए 10 राज्य, वो यानी 5वीं अनुसूची में वो राज्य हैं जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं है, जिसमें ATM का एक्सपायर नहीं है। ठीक है, भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसमें पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। पैरा 6 के तहत राष्ट्रपति जो है घोषित कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकता है। क्या करेगा, परामर्श करेगा राज्यपाल से उस राज्य के। 5वीं अनुसूची में पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उसे विनिमय द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्धारण कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन को विनिमय कर सकने की शक्ति है। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इसके जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरिक करने पर रोक लग जाएगी। ठीक है,
तो पैरा 6 में राष्ट्रपति को हो सकती है और पैरा 5 में किस हो सकती है, राज्यपाल को हो सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा ये पूछा है 69वीं बीपीएससी 2023 फ्री में पूछा था, 5वीं अनुसूची। मैंने बताया भाई लोगों के शासन और हितों, 5वीं अनुसूची बार बार पूछ रहा। देखो 5वीं अनुसूची मैंने बता दिया तुम्हें क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उसमें क्या आता है, 5वीं अनुसूची में आते हैं। भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा के लिए है। मैं बता चुका हूँ 10 स्टेट हैं ऐसे 5वीं अनुसूची में, कौन कौन से गर्म एटीएम जोश में है, उस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, लिख लेना। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 5वीं अनुसूची बार बार पूछ रहा है। उसके बाद है निम्न भारत के संविधान से 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक, दोनों में यही बात की गई है, 5वीं अलग है, 6ठी अलग है। सही है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है। देखो ये 6ठी अनुसूची जो है ये आ जाती है एटीएम का स्क्वायर, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये आ गया असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, एटीएम का स्क्वायर। इसे भी आप लिख लेना बच्चों, एटीएम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एटीएम का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है संविधान की 6ठी, फिर आ गया असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम वगैरह, कौन सा नहीं है इसमें, तो मणिपुर नहीं है। हम कितनी बार पढ़ लिया, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित किन राज्यों में जनजाति को प्रशासन से संबंधित है, 2016 में पूछा, कितनी बार बताऊंगा मैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची फिर आ गई, त्रिपुरा लागू होता, नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, त्रिपुरा में है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कभी भी। अब आता है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। तो क्या है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकता है, क्या बात अभी तो पढ़ाई था, पैरा 6 के अकॉर्डिंग कर सकता है, बिल्कुल। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही आंसर ठीक है, आरओ 2023 में पूछा था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में भाग ग में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र के दर्जा समाप्त भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इस अनुसूची भाग ख के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ठीक है, भाग ख के अनुसार इनका एक भाग ख है अनुसूचित क्षेत्रों का, तो उसमें जो है एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी राष्ट्रपति ही करेगा। फिर आ गया क्वेश्चन, ये आईएएस प्री 2023 में पूछा था अनुसूचित क्षेत्रों से। देखो अनुसूचित क्षेत्रों से, शेड्यूल ट्राइब एरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो शेड्यूल एरिया से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो किसी क्षेत्र राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में, यानी शेड्यूल्ड एरिया के रूप में अधिसूचित राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। क्या ये बात सही है? बात सही है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में, गाँव में होती समूह होता है। चलिए, क्या ऐसी बात है क्या? संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। अब इसमें जो है ऑप्शन 2 सही है। अब यहाँ पे जो देखो पहला तो सही है, अब इनमें हम देखते हैं इनमें कौन सा सही है। दूसरा मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ये मुख्यमंत्रियों की जो बात हो रही है, फिर गृह मंत्रालय की बात हो रही है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अब देखते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग पैरा 6 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रावधान किया गया है कि भाग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों से ऐसे तात्पर्य है जिनमें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है। अच्छा, ठीक है। सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है। ठीक है, ब्लॉक में होता है गाँव का समूह। दो भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। अच्छा, राज्य का राज्यपाल हमने पढ़ा तो था ऊपर वाले क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री की इसमें कोई भूमिका नहीं है, राज्यपाल की भूमिका है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रति वर्ष जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करता है, राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा। देखो यहाँ पे हमने ट्रैक किया था
तो तीसरा गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री यहाँ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वैसे ही वैसे बिजी होता है अपने राज्य को चलाने में। तो ये जो करेंगे जनजातीय का काम, ये राज्यपाल करेंगे, और राज्यपाल अपना जो पूरा प्रतिवेदन देंगे, पूरा फीडबैक देंगे, वो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ट्रैप कर सकता है यूपीएससी में। उसके बाद है, भारत के संविधान के सन में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है। अच्छा जी। और एक स्थायी निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। एक स्थानीय निकाय, ऐसी बात है क्या? 2025 में पूछा देखो। पूर्ण निकाय, इसने कहा कि एक तो यहाँ पे इनने एक्सट्रीम वर्ड दे रहा है ये, अगर ये आपको पता ना भी होता तो पूर्ण निकाय ये कह रहा है ना, शक्ति खो देता है, और स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन, स्थानीय निकाय कैसे चला लेगा? जाहिर सी बात है। उसके बाद है, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र को पूर्ण प्रशासन के अपने हाथ में ले सकती है। अपने हाथ में कैसे ले लेगी? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के अकॉर्डिंग राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों तक ही विस्तृत रहती है। किसी क्षेत्र के 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया क्षेत्र घोषित करने से राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती है, वह वहां भी कार्यपालिका रूप में बनी रहती है। 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रतिवर्ष हर साल, जबकि राष्ट्रपति इस पर मतलब मांगे इससे उस राज्य अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के उस क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। ना तो 5वीं अनुसूची, ना ही अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण से कहीं ऐसा प्रावधान है कि राज्यपाल की सिफारिश पर संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों अनुसूचित क्षेत्रों के संपूर्ण प्रशासन को हाथ में ले सकती है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची में कि अपने हाथों में ले लेगी या ये करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार चलती रहेगी। स्वायत्त जिला के संदर्भ में प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। स्वायत्त जिला परिषद 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 6 राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। ये बात गलत है। असम के स्वायत्त जिलों में, ठीक है, संसद द्वारा पारित कानूनों के निर्देशों का अधिकार राज्यपाल के पास है। हाँ, ये बात सही है। छत्तीसगढ़ में पूछा है ये 2021 में प्री में। अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की 6ठी अनुसूची यानी जो एटीएम का एक्सपायर मैंने बताया था 244 ए के तहत, 244 टू के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची में पैरा 1 के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त शासी जिलों के ऑटोनोमस जिलों के प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के व्यवस्थित और पुनर्गठन करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिलों के लिए एक जिला परिषद होगी, जिसमें 30 से अधिक सदस्य 30 से अनाधिक 30 सदस्य होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, जिसमें 4 से अनाधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मतलब चार से ज्यादा नहीं, अनाधिक का मतलब है 4 से ज्यादा नहीं, बस 4 राज्यपाल करेगा। शेष वयस्क मत अधिकार, यानी कि शेष जो आएंगे वो वोटिंग के माध्यम से आएंगे। सही है, यानी कि इसमें जो 26 हैं वो आएंगे वोटिंग से, और 4 कौन करेगा? राज्यपाल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चौका मारेंगे राज्यपाल। इस अनुसूची में पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों के निर्देशों करने का राज्यपाल के पास है। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि असम के जो ऑटोनोमस जिले हैं उनका भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देश करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यानी राष्ट्रपति के पास ना होकर के किसके पास है? राज्यपाल के पास है संसद के जो कानून है उन्हें निर्देशित करने का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नियम में कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर कौन कौन प्रभाव डालेगा देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल ठीक है। भाग 45 में कहा गया है कि भाई ठीक है कि बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, उनके लिए शिक्षा जरूरी है। और फिर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो वो है भाग 46 जो है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जो है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए भी शिक्षा के प्रावधान किए गए। उसके बाद है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी यहाँ डालते हैं। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा की बात की गई है, जो हमारी वो है 6ठी अनुसूची, सॉरी। उसके बाद है 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में शिक्षा की बात की गई है।
तो IAS प्री 2012 में पूछा था, तो सभी में बात हो रही है। ठीक है, इसमें भी हो रही है, शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं, देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 मैंने बताया था। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः अनुच्छेद 243 और 243 ब में प्रावधान कई शक्तियों 243, यानी कि जो हमारी पंचायत है, पंचायत में, ठीक है, इसमें जो है स्थानीय न्याय क्रमशः कई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भी नीति निर्देशक तत्व बच्चों की सेवापूर्ण देखभाल 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत, ठीक है, शक्तियों का प्रारूप उत्तरदायी का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था उत्तरदायी शामिल है। 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी जो है शिक्षा संबंधी प्रावधान है, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ये इनडायरेक्टली रूप से शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो 5वीं अनुसूची है जिसमें 10 राज्य मैंने बताए हैं, वो भी प्रभाव डालते हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये सब जो है क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये जो 7वीं अनुसूची है इसमें तो तुम्हारे 3 लिस्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो भी जो है उसमें राज्य सूची में भी शिक्षा की बात है। सही है। और ये ग्रामीण यानी कि पंचायत आ गया, इसमें पंचायत में भी शिक्षा की बात हो रही है, और इसमें तो है ही। ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद है हमारा भारत के संविधान की निम्न में से अनुसूची में कितनी 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 3 विधायी सूची को हमने बता दिया 7वीं में, कौन सी में, इसमें 7वीं में। ठीक है, उसके बाद है संघ सूची। संघ सूची, अच्छा ये पूछ लिया कितने विषय में कौन सी में है, तो अब तो चेंज हो गए। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे संघ सूची में आप कितने हो गए हैं, 97 प्रविष्टियां, मतलब वर्तमान में कितने, 98 गणना अनुसार। और यहाँ संघ सूची में 66 थे पहले जब बनी थी राज्य सूची, तो अब है राज्य सूची में 59। और ये संवर्ती सूची में 47 थे। ठीक है, पहले जब हमारा देश आजाद हुआ 47 थे, अब कितने हो गए, 52 हो गए। तो कितने बढ़ गए इसमें, इसमें बढ़ गए 5, और इससे कितने घट गए, 7 घट गए। और संघ सूची में कितने हो गए, 98, 100 भी कहते हैं, लेकिन अब इसमें 98 है, इस चीज का ध्यान रखना। 98 है, 100 है, एक बार आप जो है चेक कर लेना गूगल से, इसके बारे में ये इसमें बदलते रहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय संवर्ती सूची में, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है, जो भी वो होती है वो संवर्ती सूची राज्य सरकार भी करती है, और हमारी वो भी करती है, कौन करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। तो संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख है। इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। जनवरी 2015 के बाद इसमें नीति आयोग बन गया। तो योजना आयोग, नीति आयोग क्या है, ये सब हमारे किसमें आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक, आर्थिक नियोजन फिर आ गया, देखो किसका विषय है, ये कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्ती सूची का है कॉन्करेंट लिस्ट। तो हिंदी वाले या इंग्लिश वाले परेशान ना हो, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ टर्म। ठीक है, उसके बाद है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो ये भी संवर्ती सूची में रखा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी जानवरों के प्रति आपको क्या है, क्रूरता नहीं करनी है, जानवरों को नहीं मारना है। ठीक है, बीपीएससी 2020 एग्जाम 2020 में पूछा था, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की किसमें है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। पुलिस तो भैया राज्य सरकार का है, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन ये सेंटर का है, विदेशी मामले भी सेंटर का है। ये जो आपराधिक मामले होते हैं ये सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं और क्या राज्य लेवल पे भी। तो आपराधिक मामलों को सब देखते हैं। तुमने देखा होगा आपराधिक मामले, जैसे मान लो राज्य में कोई क्राइम हुआ तो हाई कोर्ट में ये सुनवाई होती है, और अगर मान लो कहीं उसमें हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। ठीक है, तो ये सब तरीके के हैं। पुलिस राज्य सूची, विदेश मामले, रेडियो टेलीविजन जैसे प्रसारण संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले संवर्ती सूची में। जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, मामले हैं, वो सब काय में, ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये ज्यादातर कॉन्करेंट लिस्ट के ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ योजना आयोग, नीति आयोग कॉन्करेंट लिस्ट में है तुम्हारा, और आर्थिक नियोजन कॉन्करेंट लिस्ट में। जानवरों की प्रति क्रूरता से रोकथाम करनी है हमें,
वायलेंस जो जानवरों के प्रति होता है उसे वो भी कॉन्करेंट में है, और आपराधिक मामले भी। निम्न में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आई है? तो 1993 में पूछा था। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखो, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये क्या है, समवर्ती में है। ठीक, इसमें राज्य सरकार भी एफर्ट लगाती है कि भाई जनसंख्या कम हो, और सेंटर भी कम करती है। तो इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सूची में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति सार्वजनिक राज्य सूची। अब जो ये लोक स्वास्थ्य है, यानी कि हेल्थ का मामला है, साफ सफाई का मामला है, ठीक है, तो ये सब राज्य सूची के हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, 2000 पिछले साल ही पूछा है, 71वीं यूपीएससी 2025 में पूछा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। वन्य जीवों की सुरक्षा, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं? कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अर्थात बिक्री कर, और मूल्य नियंत्रण। ठीक, अब इसमें जो वन्य जीवों की सुरक्षा है, ये अगर आपने पढ़ा हो, मैंने एक ट्रिक बताई थी क्लू, अभी नीचे आएगी कि 42वें संविधान संशोधन से हमने कुछ 5 विषय ऐसे थे जो हमने जो है समवर्ती सूची में डाले थे। ठीक है, राज्य सूची से इधर उधर से निकाल के। तो उसमें क्या है हमारा, एक तो वन्य जीव सुरक्षा था, जीवों की सुरक्षा, और एक था हमारा मूल्य नियंत्रण। ठीक, ये कृषि आय और ये नहीं है इसमें, तो पहला और चौथा आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो अब इसमें देखो, संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। ये कह रहे हैं वन्य जीव जंतुओं एवं पक्षियों का संरक्षण, 7वीं अनुसूची प्रवृत्ति 17B। कृषि पर आय राज्य सूची, ये जो कृषि आएगा तो ये तो राज्य सूची है। विद्युत के उपभोग तथा बिक्री कर, ये भी राज्य सूची है। विद्युत का काम, लाइट वाइट का तो राज्य ही देखता है। मूल्य नियंत्रण ये संवर्ती सूची में है। ठीक, तो इसकी ट्रिक हम नीचे बताएंगे कितने विषय, लगभग 5 विषय जो है ऐसे थे जिन्हें जो है समवर्ती सूची में डाला गया था। तो उसकी ट्रिक आएगी नीचे, तो ठीक है, उसे समझेंगे हम। उसके बाद है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो व्यापार एवं वाणिज्य नहीं, व्यापार और वाणिज्य नहीं, ये तो व्यापार सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सामानों में मिलावट जो करते हैं लोग, ठीक है, जो, और एक है उत्तराधिकार, ये क्या है, समवर्ती सूची में है। यानी कि कोई किसी की प्रॉपर्टी है, किसे मिलेगी, वो किस बच्चे को मिलेगी, उसकी लड़की को मिलेगी, लड़के को मिलेगी। तो उस तरीके से जो उत्तराधिकार का नियम है, वो भी जो है तुम्हारा, ये मिलावट अगर तुम कर रहे हो तो ये समवर्ती, यानी समान रूप से मिलावट कर रहे हो तो समवर्ती सूची में आ जाएगा। ठीक है। खाद्य पदार्थों और अन्य माल सामानों अपमिश्रणों में मिलावट, प्रविष्टि 18 के तहत उत्तराधिकार सक्सेशन, प्रविष्टि 5 के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अंतर्राज्यिक व्यापार वाणिज्यिक संघ सूची का विषय है, मैंने बताया जो इंटरनेशनल या राज्यों के बीच जो ट्रेड होता है वो सब क्या है, संघ सूची, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। जबकि राज्य के भीतर राज्य और वाणिज्य समवर्ती सूची की प्रवृत्ति तीनों के तहत आते हैं। जबकि राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची की प्रवृत्ति 33 के प्रबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सूची के तहत 26 में है। समवर्ती सूची में प्रविष्ट 33 के तहत संसदीय विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित संघ के नियंत्रण वाले किसी उद्योग के, ठीक है। उसके बाद है उत्पादों के रूप में खाद, तिलहन, तेल सहित खाद्य पदार्थों का खाली और अन्य संस्थागत चारे सहित पशुओं के चारे का ओटी हुई, बिना ओटी हुई कच्ची कपास और बिनोले कच्चे जूट का व्यापार वाणिज्य शामिल है। इस प्रकार उपयुक्त कतिपय वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य भी समवर्ती सूची में शामिल है। यानी जो ये व्यापार है, ठीक है, समवर्ती, तथापि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में अंतर्राज्यिक और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को संघ सूची और राज्य सूची दोनों में शामिल करने पर प्रश्न दे दिया गया है। सही है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जो अंतर्राज्यिक व्यापार होते हैं, जो राज्यों के बीच व्यापार होता है, वो जो आएगा संघ सूची में। और राज्य के भीतर व्यापार जो होगा, मतलब जैसे मान लो यूपी है, तो यूपी के अंदर जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वाणिज्यिक समवर्ती सूची के अधीन रहेगा, मतलब समवर्ती सूची में भी रहेगा और राज्य के उसमें भी रहेगा, राज्य सूची के में भी, जो एक प्रदेश, पर्टिकुलर प्रदेश के अंदर होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद है निम्नलिखित कदमों पर कौन सा सही नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये तो राज्य सूची है, बिल्कुल ठीक है। जनगणना, भैया जनगणना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची है ही ना, चौथी अनुसूची है। कौन सी है? चौथी। मैंने बताया था राज्यसभा के सांसद चौके मारते हैं वो। दल बदल विरोध, 10वीं अनुसूची, पीछे 2019 में पूछा था, आसान क्वेश्चन था। ये है बीपीएससी 2005 में पूछा, निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची में है? एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है। क्या है? एजुकेशन समवर्ती, क्योंकि एजुकेशन जो है राज्य सरकारें भी कराती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? मैंने बताया था, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 सब्जेक्ट डाले गए थे समवर्ती सूची में। तो उसकी ट्रिक किलू है, किलू मैं बताऊंगा आगे चलकर, ट्रिक मैंने लिख रखी है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया? ये भी देखो, 42वां मैंने बताया, वन थे, एजुकेशन थी उसमें, ये सब चीजें थी। वन फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत 42वें संविधान संशोधन से जो है हटाया गया था। उसके बाद है वन किस में है? समवर्ती सूची कहाँ है? वन समवर्ती सूची में है, ये है पहली वाली। वो कह रहा किसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा? शेयर बाजार नहीं, शेयर बाजार तो तुम्हारा संघ सूची में आता। डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची। उसके बाद है भैया ट्रिक, आ जाओ देखो, अब ट्रिक का आ जाओ, फ्यू पैक्स, सब्जेक्ट ट्रांसफर। अच्छा, ये फ्यू पैक्स है जो मैं बता रहा था ना, किलो वो दूसरी चीज है, किलो वाली वो अलग चीज है। किलो वो है बच्चों, जब हम पढ़ेंगे ना डीपीएसपी तो वो किलो है, डीपीएसपी वाली चीज। ऐसे कौन से डीपीएसपी है जो 42वें संविधान संशोधन से हमने ऐड किए थे, तो वो अलग चीज है। अब यहाँ पे क्या ये ट्रिक है, फ्यू पैक्स, फ्यू पैक्स आपको याद रखना है। तो ये है लिखा हुआ, सब्जेक्ट दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची से कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में हमने जो शामिल किए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, वो कौन कौन से चीजें थी। तो अक्सर हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो आपको सिर्फ याद रखना फ्यू फैक्ट्स। अब देखो यहाँ पे एफ का मतलब क्या है? फॉरेस्ट। एफ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरेस्ट। ई का मतलब हो जाएगा एजुकेशन, ठीक। और डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वेट एंड मेजर्स, नाप तोल, जो माप तोल होती है वो, वेट एंड मेजर्स, तीन चीजें हो गई। उसके बाद आता है पी, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड द बर्ड्स। अभी जो हमें आया था क्वेश्चन कि भाई वन्य जीवों की और पक्षियों की रक्षा करना। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि ये भी हमने यहाँ पे डाला था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ई का मतलब। और सी एस का मतलब है कॉन्करेंट से मतलब स्टेट, देखो सी से कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट, तो इस चीज को आपको याद रखना। फ्यू पेप्स, सी एस से कुछ नहीं है, सी एस का मतलब कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट है, बस आपको याद रखनी है 5 वर्ड, 5 चीजें हमने, यानी फ्यू पीए, फ्यू पीए, फ्यू कुछ पीए याद रख लो, फ्यू पीए। तो उन्हें हमने डाला था 42वें संविधान संशोधन से कॉन्करेंट लिस्ट में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है निम्नलिखित में कौन से नहीं है कि भाई जो 42वें संविधान से नहीं डाले या डाले, इस तरीके से कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको जो है तैयार रहना है ना। उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में प्रविष्ट किया गया था? तो इसका जो आंसर है 7वीं अनुसूची की किस सूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो राज्य के विधानमंडल, यानी कि जो सूची वन है राज्य की ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का पूछ रहा है। तो राज्य सूची की वन और प्रविष्टि है 72। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, एमपीपीएससी 2020 में पूछा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची वन, संघ सूची की प्रविष्टि 72। इस संघ सूची की, अच्छा, संघ सूची की जो प्रविष्टि 72 के लिए राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोग तथा संघ सूची सेकंड राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में राज्य के विधानमंडल। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो राज्य 7वीं अनुसूची है, जो शेड्यूल है 7 नंबर, उसमें 3 तरीके की लिस्ट है। एक कॉन्करेंट, एक तो हमारी सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है।
अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बताओ, जो उसमें एक लिस्ट है, उसमें जो स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं, वो सेंट्रल लिस्ट के कौन से उससे होते हैं, सब्जेक्ट से, इसमें सब्जेक्ट होते हैं ना। तो वो कह रहे हैं प्रविष्टि जो 72 है सेंटर की, उसके तहत होंगी। और अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची की जो प्रविष्टि है वो 37 है। तो 72 और 37, राज्य सूची की 72 है, वो सॉरी राज्य सूची की 37 है, और उसकी है 72। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वो जो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो 7वीं अनुसूची में है कर लगाना, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में भी लगता है, राज्य सूची भी लगाती है, और स्टेट भी वो सेंटर भी लगाती है, तीनों ही लगाते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अधीन राज्य के विषय नहीं। अभी तो हमने पढ़ा था अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची के विषय, मतलब विभिन्न राज्यों के बीच जो व्यापार होगा, तो वो सेंट्रल लिस्ट का काम है। अंतर्राज्यीय प्रदर्शन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है नहीं। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ की सूची के अधीन एक संघ का विषय है। हाँ, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ का विषय है, हाँ ये सही है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय निगम कर नहीं, निगम कर तो भैया ये लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। आईएसपी 2024 में पूछा था। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची प्रविष्टि 42 में उल्लिखित है। ये संघ विषय है अंतर्राज्यीय प्रवासन, इमाइग्रेशन और अंतर्राज्यीय संगरोध, क्वारंटाइन। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, यानी क्वारंटाइन जो वो क्वारंटाइन कर देते हैं ना, जब कोरोना आया था, या माइग्रेशन कोई छोड़ के चला गया, ठीक है, तो वो सब किसके हैं। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है कोई छोड़ के, तो ये सब माइग्रेशन जो होते हैं सब काय में आते हैं, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ये दोनों ही संघ, इस प्रकार विकल्प बी का सही, जबकि सी कथन सही है। निगम कर 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, 85 में लिखित है। निगम कर भी क्या है, 7वीं सूची का सेंट्रल गवर्नमेंट का है। भूमि सुधार काय में आता है, संघ सूची, 7वीं सूची, राज्य सूची, इसमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार की अगर हम बात करें तो कौन से में आएगा बच्चों, भूमि सुधार आएगा हमारा राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार यानी कि सेंटर लेवल पे राज्यों के भूमि सुधार अधिनियम एवं कतिपय विषयों के अधीन संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी। 9वीं अनुसूची में वो किया गया था। तो भूमि का जो सुधार होगा किसानों से रिलेटेड या बिजली पानी से रिलेटेड जो भी, वो सब के होते हैं राज्य सूची के विषय होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जोड़ी गई थी, 1951 में, मैंने बताया था। पहला ही संविधान संशोधन था 1951 में, ठीक। ये है पहला संविधान संशोधन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों किया गया था, वाले अधिनियमों को विनियमित और उन्हें न्यायिक सुविधा प्रदान करने हेतु संसद अनुच्छेद 31 के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार न्यायालयों में चुनौती दी जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानून को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनको 9वीं अनुसूची में डाला गया। इस अनुसूची में विशिष्ट को शामिल कर उन्हें भी संवैधानिक वैधता प्रदान की गई। यानी 9वीं अनुसूची में जो चीज डाल दी गई, उसका कोई भी जो है न्यायालय के में नहीं जा सकता था उसके खिलाफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया। 9वीं अनुसूची, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित विचार कीजिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष के तहत संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। हाँ, डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। नहीं, पहले नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब किया जा सकता है, ठीक है। कि उसके बाद कुछ निर्णय आए न्यायालय के, तो उसके बाद किए जा सकते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती आया होगा। अब देखो, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान की 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। तीन दो अधिनियम जोड़े गए, 31 31A 31B। संसद द्वारा विधि विशेष या भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा के इससे बचाव किया जाना आवश्यक है। वर्तमान 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार 9वीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं। कितने हैं, 282 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसमें डाले गए हैं। अनुच्छेद 31 था, ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि भाग 3 के किसी उपबंधों और
विधान अधिकारों से किसी के असंगत है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 31 बी ये कहता है कि कोई भी लोग जो हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है कोई भी चीज़ है, तो उसमें ये नहीं कहेगा कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और न्यायालय तुम जा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उनको छीन लेते हैं, न्यून करते हैं वर्ष, किंतु वर्ष 2007 के में सर्वोच्च न्यायालय ने आई आर कोलो बनाम तमिलनाडु मामले में, लेकिन 2007 में एक ऐसा निर्णय आया, निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम डाल तो सकते हो 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून बना करके, बट वो क्या है, हम उस पर जुडिशियल रिव्यू करेंगे। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी कि केशवानंद बना केरल राज्य के बाद केशवानंद केस जो आया था उसके बाद जितनी भी चीजें तुम 9वीं अनुसूची में डालोगे उन पे हम क्या करेंगे, न्यायिक समीक्षा करेंगे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। अनुच्छेद 21, 14, 19 में जो मूल ढांचे की अवधारणा बताई गई है, बेसिक स्ट्रक्चर की, उसका उल्लंघन करते हैं ये ऊपर जो तुम 9वीं अनुसूची में डाल रहे हो सब चीजें। तो 21 यानी कि और एक 14 समानता का अधिकार है और एक 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, यानी जीवन के जीने का अधिकार, और निजता का अधिकार 21 है। तो इनका डिस्ट्रोएशन हो रहा था, तो इसलिए आई आर कोहलो बनाम तमिलनाडु मामले ने 2007 में ये कहा कि भाई केशवानंद भारती यानी 1973 के बाद जितने भी मामले तुमने डाले हैं इसमें 9वीं अनुसूची में उनकी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, हालांकि उससे पहले जो भी तुमने डाल दिए उनका जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करेंगे। तो ये बात हुई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कोहलो केस भारत के संविधान कि किस अनुसूची में शामिल है, तो भैया 9वीं अनुसूची से रिलेटेड था। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची मैंने बताया था 10 रुपये में चेंज हो गए, दल बदल गए। अभी जो बदले हैं कौन बदले हैं, कौन बताएगा, चड्डा जी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। 10वीं अनुसूची में 91 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन में उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को भी निर्धारित करना था। ठीक, 91 में संविधान संशोधन 2003 ने ये मतलब निर्धारित किया कि जो मंत्री परिषद है उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 या 15, इस तरीके से जो है निर्धारित किया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची हम पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चों भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची, फिर 11वीं अनुसूची। देखो मैंने बताया था 11 नंबर पे कौन आएगा, पंचायत, पंचायती राज से रिलेटेड है। 12 पे वो आ जाएगा नगर पालिकाएं। तो 73 में संविधान से जोड़ी गई थी ये, 29 विषय इसमें। ठीक है, 29 विषय, 29 पूछ लेता कभी कभी कौन कौन से विषय, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार, महिला बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद है पंचायतों को 11वीं अनुसूची, 24 में पूछा एमपीपीसीएस ने। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, टोटल भैया 29 विषय। इस चीज का ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में यूपीपीसीएस 2019 में पूछ चुका, कितने, 29 विषय हैं टोटल। अब आ जाता है प्रोविजन एनफोर्स बिफोर 26 जनवरी 1950 से कौन कौन से प्रोविजन ऑटोमेटिक लागू हो गए थे। ठीक है, तो सिटीजनशिप लागू हो गया था, शोर्ट टाइटल्स, आर्टिकल 22 जो है हमारा लास्ट वाला, और वो सॉरी भाग 22 जो है। उसके बाद है इलेक्शन, इलेक्शन भी लागू हो गया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट लागू हो गई थी, और टेम्परेरी ट्रांजिशन आर्टिकल 21 जो है वो भी लागू, भाग 21 भी वो भी लागू हो गया था। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को। उसके बाद है लैंग्वेज एडेड, शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज है हमारी वो कब कब एडिट की गई हमने, टोटल हमारी कितनी भाषाएं, कोई बताएगा मुझे, 22 भाषाएं। तो थ्रो आर्टिकल 20, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था सीए 1967 में, 1967 में पहले संविधान संशोधन से हमने क्या ये ऐड किया था, सिंधी, सिंधी ऐड की थी, एक भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन क्या था, सिंधी। ठीक है, उसके बाद है हमारा थ्रो फर्स्ट 71वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ था हमारा ये वाला संविधान संशोधन। तो ठीक, इसमें हुआ था हमारा कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब ये है हमारा कोंकणी, सीओ से कोको से कोंकणी, और एम से मणिपुरी, एम ए से और एन से नेपाली। तो इसे कॉमन याद न रहे तो नमक भी याद रख सकते हो, नमक याद रख लो
ठीक है, 1971 में ये हमने ऐड किया था। उसके बाद हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी। 4 भाषाएं, इसका फॉर्मूला है बोडो मास। बोडो का मतलब, बीओ का मतलब बोडो, डीओ का मतलब डोगरी, एम का मतलब मैथाली और इसका मतलब है संथाली। मैथाली है इसका मतलब, मैथाली, ना कि मणिपुरी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये टोटल हमारा ये हो गया, और ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा लेक्चर आज का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। शेड्यूल, एक शेड्यूल और जनजातीय क्षेत्र में सब बता चुका हूँ। और जो मैंने फॉर्मूला बताया 5वीं शेड्यूल का गरम एटीएम जो उसमें है, वो भी आपको समझ आया होगा। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ आपसे कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको जो है इसमें शेड्यूल में या कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। शेड्यूल से या आर्टिकल से या भाग से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अक्सर बच्चे इसमें परेशान रहते थे, अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दूसरे लोगों को बताना इसके बारे में, और कमेंट बॉक्स में भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।